इवनिंग। जैसा तुम लोग ने पहले पढ़ चुका है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसी तरह हम लोग अभी पढ़ेंगे इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। इंडो चाइना मतलब इंडो मतलब हो गया यहाँ पे लग रहा है भारत, और चाइना मतलब चीन। इन दोनों से मिला जुला जो यहाँ पे कुछ राष्ट्र है, राज्य है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो वो कौन सा है भाई? तो इंडो चाइना जो है वह 3 राष्ट्र है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। इस पूरे इलाके के शुरुआती इतिहास को देखने में पता चलता है कि पहले यहाँ बहुत सारे समाज रहते थे। पहले यहाँ पे बहुत सारे समाज रहते थे और पूरे इलाके पर शक्तिशाली चीनी साम्राज्य का वर्चस्व था। और इस पर किसका वर्चस्व था, किसका शक्तिशाली था, कौन इस पर राज्य करता था? तो चीन, जिसे आज उत्तरी और मध्य वियतनाम कहा जाता है। जब वहां एक स्वतंत्र देश की स्थापना कर ली गई तो भी, मतलब वियतनाम जब आजाद हो गया तो भी वहां के शासक ने उस चीनी व्यवस्था को अपना कर रखा। वियतनाम उस रास्ते से भी जुड़ा रहा जिसे समुद्री सिल्क रूट कहा जाता था। वियतनाम किससे जुड़ा हुआ था? तो समुद्री सिल्क रूट से। इस रास्ते से वस्तुएं, लोगों और विचारों को खूब आवाजाही चलती थी, मतलब खूब लोग यहाँ से आते जाते, और इस रास्ता से वस्तुएं भी आती जाती थी और व्यापार भी होता था। व्यापार के अन्य रास्ते के माध्यम से वियतनाम उन दूरवर्ती इलाकों से भी जुड़ा रहता था। और वियतनाम जो है ऐसा जगह पे था जहाँ से कई दूरवर्ती इलाके के जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए रहते थे, क्योंकि वह रास्ता में मध्य में पड़ता था। जहाँ गैर वियतनामी समुदाय जैसे खमेर और कंबोडिया समुदाय रहते थे। और यहाँ पे और भी कौन रहता था? तो जो वियतनाम के समुदाय के नहीं थे फिर भी वो लोग इनके साथ जुड़े हुए रहते थे, जैसे खमेर और कंबोडिया। ठीक है। अब है औपनिवेशिक वर्चस्व और उसका प्रतिरोध। अब औपनिवेशिक बताए जैसे कि कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपने यहाँ की मतलब उपज को या अपने यहाँ का उद्योग के उत्पादन को बेचने के लिए चाहता है कि उसके बाजार मिल जाए, और वह बाजार पर अगर उसका अपना शासक रहे तो और अच्छा। इसलिए वैसी शक्तिशाली राष्ट्र क्या करते हैं कि किसी छोटे मोटे या कमजोर राष्ट्र पर कब्जा करते हैं, और कब्जा करके वह उस पे अपना वियतनाम पर फ्रांसीसी मतलब औपनिवेशिक राष्ट्र जो है, अर्थात जो एक शक्तिशाली राष्ट्र जो है, जो एक कमजोर राष्ट्र जब कब्जा कर लेता है तो वह अपना उपनिवेश बनाता है। उस औपनिवेशिक शासक जो है वो लोग चाहते थे कि वियतनाम की जिंदगी पूरी तरह बदल जाए। जब फ्रांस कब्जा कर लिया उस पर जीवन के हर मोर्चे पर जनता का फ्रांस से क्या होता था, वियतनाम की जनता का जो है फ्रांस के सैनिकों से हमेशा टकराव होता था। फ्रांसीसियों का नियंत्रण सबसे ज्यादा तो सैनिक और आर्थिक मामलों में ही दिखाई देता था। ज्यादातर फ्रांस का देखते पता चलता है कि वह ज्यादातर सैनिक और आर्थिक मामले में ही अपना कुछ न कुछ कार्य कर रहा है। लेकिन वियतनामी संस्कृति को तहस नहस करने के लिए भी उन्होंने सुनिश्चित प्रयास किया, और उसने चाहता क्या कि वियतनाम का जितना संस्कृति है उसको भी हम कैसे करें, तहस नहस कर दे, खत्म कर दे। फ्रांसीसियों और उनके वर्चस्व का एहसास कराने वाली हर चीज के खिलाफ वियतनामी समाज के हर तबके ने जमकर संघर्ष किया। और उसके बाद वियतनाम के लोग भी इस चीज के लिए कि हमारा हर चीज बचा रहे, उसके लिए उसने क्या किया, संघर्ष किया। किससे? फ्रांस से। और यहीं से वियतनाम के राष्ट्रवाद के बीज पड़े, और वहीं से पता चलता है कि यह लोग राष्ट्रवादी बने, अर्थात अपने राष्ट्र को बचाने के लिए राष्ट्रवादी गुण इनके अंदर आया। फ्रांसीसी सेना ने पहली बार 1858 में वियतनाम की धरती पर डेरा डाला। 1858 में आया वियतनाम में। 80 के दशक के मध्य तक आते आते उन्होंने देश के उत्तरी इलाके पर मजबूती से कब्जा जमा लिया। फ्रांस चीन युद्ध के बाद उन्होंने टोंकिन और अनाम पर भी कब्जा कर लिया। मतलब फ्रांस और चीन का जो युद्ध हुआ उसके बाद फ्रांस किस पे कब्जा कर लिया? टोंकिन और अनाम पर। ठीक है। 1887 में फ्रेंच इंडो चाइना का गठन किया गया। 1887 के बाद फ्रेंच में इंडो चाइना का गठन किया गया। बाद के दशकों में एक और फ्रांसीसी शासक वियतनाम पर अपना कब्जा जमाते गए, और दूसरी तरफ वियतनामियों को यह बात समझ में आने लगी कि फ्रांसीसियों के हाथों वे क्या क्या गंवा चुके हैं। इसी सोच विचार और जद्दोजहद से वियतनाम में राष्ट्रवादी प्रतिरोध मतलब वियतनामी लोग को समझ में आ गया कि फ्रांस के हाथों हम अपना बहुत सारा चीज क्या किए हैं, तो खो चुके हैं। अगर यह हमारा जो है
नहीं बचाना अगर है तो हम उससे लड़े, और अगर बचाना है तो उसको कैसे लड़ा जाए जिससे कि हमारा यह सब चीज बच जाए। ठीक है, तो वही अच्छा, मशहूर नेत्रहीन शायर दिन चिच्यू ने अपने देश की दुर्दशा पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा। एक मशहूर नेत्रहीन शायर थे, मतलब उनका आंख नहीं था, जिनका नाम था निग्युएन दिन च्यू, है ना। तो वह क्या लिखे थे, मैं चीर अंधकार में जीने को तैयार हूँ, गद्दारों का मुंह देखना मुझे मंजूर नहीं, मुझे कोई आदम जात न दिखे कोई बात नहीं, किसी इंसान की पीड़ा मुझे मंजूर नहीं, मैं कुछ न देखूं कोई बात नहीं, वतन को छिन्न भिन्न होते नहीं देख सकता। मतलब एक अंधे व्यक्ति ने अपने लिए, अपने देश के लिए कुछ बात लिखे, क्या, मैं चीर अंधकार में जीने को तैयार हूँ, मतलब हमारे लिए लंबे समय तक अंधकार रहे उसके लिए मैं जीने के लिए तैयार हूँ, गद्दारों का मुंह देखना मुझे मंजूर नहीं, जो व्यक्ति अपने देश के लिए गद्दारी करते हैं मुझे उसको देखना, वैसा आंख रखकर मैं देखना मंजूर नहीं करता, मुझे कोई आदमजात न दिखे कोई बात नहीं, मुझे इस लड़ाई में कोई आदमजात मतलब कोई आदमी जाति का कोई जीवन न दिखे फिर भी कोई बात नहीं, किसी इंसान की पीड़ा मुझे मंजूर नहीं, लेकिन मुझे कोई इंसान के अंदर कोई पीड़ा है तो वो भी मुझे मंजूर नहीं, मैं कुछ न देखूं कोई बात नहीं, मैं कुछ न देखूं यह भी कोई बात नहीं, वतन को छिन्न भिन्न होते नहीं देख सकता, मैं कुछ नहीं देख सकता हूं वो भी बढ़िया बात है, लेकिन उससे बढ़िया क्या है, मैं देश के छिन्न भिन्न होना भी नहीं देख सकता। समझे, इस तरह से इन्होंने अपने वर्णन को बताया। अब है फ्रांसीसियों को उपनिवेशों की जरूरत क्यों थी, आखिर ये फ्रांस क्यों चाहते थे कि एक छोटे देश पर अपना कब्जा करें। एक जमाने में प्राकृतिक संसाधन हासिल करने और जरूरी साजो सामान जुटाने के लिए उपनिवेश बनाना जरूरी माना जाता था। इसके अलावा दूसरे पश्चिमी राष्ट्रों की तरह फ्रांसीसियों को भी लगता था कि दुनिया के पिछड़े समाजों तक सभ्यता की रोशनी पहुंचाना विकसित यूरोपीय राष्ट्रों का दायित्व है। मतलब एक जमाना था जब प्राकृतिक संसाधन हासिल करने और जरूरी साजो सामान जुटाने के लिए हमको क्या जरूरी था, उपनिवेश, है ना। इसके अलावा पश्चिमी राष्ट्र क्या चाहता था भाई, तो अपने पिछड़े समाज तक की सभ्यता को रोशनी पहुंचाए, अपने आप को विकसित करे, इसलिए यूरोपीय राष्ट्र का दायित्व था कि अपना एक उपनिवेश बनाए। फ्रांसीसियों ने वियतनाम के मेकोंग डेल्टा इलाके में खेती बढ़ाने के लिए सबसे पहले वहां नहरें बनाई। सबसे पहले क्या बनाया वहां पे, नहर, और जल निकासी का प्रबंधन शुरू किया। जल निकासी के लिए प्रबंध यानी मैनेजमेंट शुरू किया, उसका सिंचाई की विशाल व्यवस्था बनाई गई, बहुत सारी नई नहरें और भूमिगत जलधाराएं बनाई गई, ज्यादातर लोगों को जबरदस्ती काम पर लगाकर निर्मित की गई। इस व्यवस्था से चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई, और यह नहर जब बना तो सालों भर पानी रहेगा, जब सालों भर पानी रहेगा तो वहां पर उपज बढ़ेगा, अर्थात वहां पे चावल का उत्पादन ज्यादा बढ़ गया। वियतनाम दूसरे देशों को चावल का निर्यात करने लगा। अब वियतनाम क्या करने लगा, दूसरे देश को चावल बेचने लगा। 1873 में चावल की खेती केवल 2,74,000 हेक्टेयर इलाके में होती थी, तो 27 साल बाद यानी सन 1900 में यह क्षेत्रफल 11 लाख हेक्टेयर हो गई, लगभग 9 लाख बढ़ गया, और 1930 में यह बढ़कर 22 लाख हेक्टेयर हो गया, यानी 20 लाख बढ़ गया। अब तक वियतनाम का 2/3 चावल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाने लगा, और वियतनाम का चावल कहाँ जाने लगा, दूसरे देशों में खूब बेजोर बिकने लगा, और 1931 तक वियतनाम दुनिया का चावल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका। वह वियतनाम देश जो भारत से छोटा है, वह वियतनाम देश जो चाइना से छोटा है, और विश्व में तीसरा स्थान हो गया चावल उत्पादन में। इसी दौरान व्यापारिक वस्तुओं के आवागमन, फौजी टुकड़ियों की आवाजाही और पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कायम करने के लिए संरचनागत परियोजनाओं का निर्माण शुरू कर दिया गया। पूरे इंडो चाइना से गुजरने वाला एक विशाल रेल नेटवर्क बनाया गया। इसके माध्यम से वियतनाम के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग चीन से जुड़ गया। और उसके बाद क्या किया, ये इंडो चाइना जो सब देश थे इनके साथ मिलकर ये लोग क्या किए, तो यहाँ पे रेल का भी जाल बिछा दिया गया, और यह जाके किससे जुड़ जाता था, चीन से, दक्षिणी भाग, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी भाग चीन से जुड़ता था। यह रेल नेटवर्क चीन में स्थित येनान प्रांत तक जाता था। कहा जाता था, चीन का येनान प्रांत। यह नेटवर्क 1910 में बनकर
पूरा हुआ उसी समय एक और लाइन बिछाई गई जिसके जरिए कंबोडिया की राजधानी जिसके जरिए कंबोडिया की राजधानी नोम पेन के रास्ते होते हुए वियतनाम को श्याम देश यानी उस समय थाईलैंड का यही नाम हुआ करता था उससे जुड़ गया। मतलब यह रेल व्यवस्था चाइना से जुड़ गया, थाईलैंड से जुड़ गया और कंबोडिया से जुड़ गया। तो वियतनाम धीरे धीरे जो है मतलब बहुत सारे देशों से जुड़ गया। 1920 के दशक तक आते आते फ्रांसीसी व्यवसायी अपने कारोबार में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वियतनाम सरकार पर इस बात के लिए और दबाव डालने लगे कि संरचनागत परियोजनाओं को और भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। मतलब फ्रांसीसी सरकार क्या किया, अपने व्यवसाय और कारोबार को बढ़ाने के लिए वह धीरे धीरे वियतनाम सरकार पर इस बात के लिए और दबाव डालने लगा कि तुम ज्यादा से ज्यादा और परियोजना को बढ़ाओ तेजी से, मतलब मजदूर और ज्यादा लगाकर इस परियोजना को और आगे बढ़ाओ। क्या उपनिवेश का विकास करना जरूरी है? क्या उपनिवेश मतलब जिस पर एक मतलब शक्तिशाली राज्य कब्जा किया है वह राज्य को क्या उपनिवेश को क्या बढ़ाना है, क्या उसको विकास करना है, जरूरी है? इस बारे में कोई संदेह नहीं कि स्वामी राष्ट्रों के हितों को पूरा कराने या करने के लिए ही उपनिवेश बनाए जाते हैं। सवाल यह है कि स्वामी राष्ट्रों के हितों को साधने का तरीका क्या है? प्रभावशाली लेखक और नीति निर्माता पॉल बर्नार्ड जैसे कुछ लोगों का मानना था कि उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था का विकास करना जरूरी है। उनका कहना था कि उपनिवेश मुनाफा कमाने के लिए ही बनाए जाते हैं। उपनिवेश किस लिए बनता है? मुनाफा कमाने के लिए। इसलिए अगर गुलाम देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और लोगों की जीवन स्तर बेहतर होगा तो वे ज्यादा चीजें खरीदेंगे। अगर मान लो गुलाम राष्ट्र अच्छा ढंग से रहेगा, विकसित रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा सामान कर देगा, जिससे बाजार फैलेगा और फ्रांसीसी व्यवसाय को फायदा होगा। वो लोग चाह रहे थे कि यहाँ के लोग ज्यादा समझदार, ज्यादा मतलब धनी और उनकी आवश्यकता ज्यादा हो तो ज्यादा से ज्यादा वस्तु खरीदेंगे तो ज्यादा फ्रांसीसी को फायदा होगा। बर्नार्ड ने वियतनाम की आर्थिक प्रगति को बाधित करने वाली कई बातें दिखाई, जैसे देश की आबादी ज्यादा थी, खेती का उत्पादन स्तर कम था और किसान भारी कर्जे में डूबे हुए थे। मतलब बर्नार्ड वियतनाम की आर्थिक प्रगति के बारे में क्या बताया भाई? देखो, जैसे देश की आबादी बहुत ज्यादा था, खेती की उत्पादन स्तर बहुत कम था और किसान भारी कर्जे में डूबा हुआ था। किसान जो है बहुत बड़ा कर्जा में डूबा हुआ था। ग्रामीण गरीबी कमी करने और खेतिहर उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी था। मतलब गांव का जो गरीबी था उसको कम करने के लिए और खेतिहर उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या काम करना था भाई? वियतनाम में भी उसी तरह के भूमि सुधार किए जाए जिस तरह सुधार जापान में 1890 के दशक में किया गया था। जिस तरह जापान में किया गया था भूमि का सुधार, उसी तरह वियतनाम में भी होगा। तो क्या होगा? यहाँ भी भूमि सुधार हो जाएगा। लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए गारंटी नहीं दी जा सकती थी कि सबको रोजगार भी मिल जाए। लेकिन ऐसा बात 100% नहीं था कि सबको क्या मिल जाएगा? नौकरी। और सबको नौकरी नहीं मिलेगा तो यह गारंटी नहीं दिया जा सकता कि इसमें रोजगार 100% है। जैसा कि जापान के अनुभवों से स्पष्ट हो चुका था कि नए रोजगार पैदा करने के लिए अर्थव्यवस्था औद्योगिकरण करना जरूरी था। जैसे जापान में देखा गया उसी तरह से अनुभव से वहां जो दिया गया अनुभव लिया गया, उस अनुभव में क्या पता चला कि इस तरह से भी रोजगार लाया जा सकता है और अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को लाना भी जरूरी है। वियतनाम की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से चावल की खेती और रबर के बागानों पर आश्रित थी। मतलब यहाँ देखा गया क्या ज्यादा मोस्टली क्या उत्पादन होता है? तो चावल, दूसरा रबर। इन पर फ्रांस और वियतनाम के मुट्ठी भर धनी तबके का स्वामित्व था और ये सब पर कब्जा किसका था? कुछ व्यक्ति जो धनी थे उनका। इस क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए रेल और बंदरगाह की सुविधाएं विकसित की जा रही थी। रबर के बागानों में वियतनामी मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के तहत काम कराया जाता था। बर्नार्ड की राय में के विपरीत फ्रांसीसियों ने वियतनाम की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कोई खास प्रयास नहीं किए। मतलब रेल व्यवस्था, बंदरगाह व्यवस्था क्यों बनाया गया? ताकि यहाँ का रबर, चावल दूसरी जगह बेचा जा सके, ले आया सके, वहां से कुछ व्यवस्था है तो वो लाया जा सके। लेकिन यहाँ की व्यवस्था या अर्थव्यवस्था में कोई सुधार उससे नहीं दिख रहा था। ग्रामीण इलाकों में जमींदारों का बोलबाला था और जीवन स्तर गिरता जा रहा था। और ग्रामीण इलाका मतलब गांव में ज्यादातर कौन शक्तिशाली थे? तो वहाँ का जो जमींदार था और वही जमींदारी व्यवस्था के अनुसार में वहाँ सबको दबा कर वो रखा था। अब हम लोग देखते हैं औपनिवेशिक शिक्षा की दुविधा। मतलब उपनिवेश में शिक्षा का क्या दुविधा था? फ्रांसीसी उपनिवेशवाद सिर्फ आर्थिक शोषण पर केंद्रित नहीं था
इसके पीछे सभ्य बनाने का विचार भी काम कर रहा था। मतलब जो फ्रांस जो है अपना जहां जहां कब्जा करके रखा था, जो जो उपनिवेश बनाया था, उसमें जो फ्रांस की उपनिवेशवाद का जो बात किया गया है, उसमें देखा गया है कि वहां के लोगों को सभ्य बनाना, यानी पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना। जिस तरह भारत में अंग्रेज दावा करते थे, उसी तरह फ्रांसीसियों का दावा था कि वे वियतनाम के लोगों को आधुनिक सभ्यता से परिचित करा रहे हैं। उनका विश्वास था कि यूरोप में सबसे विकसित सभ्यता कायम हो चुका है। यूरोप में सबसे विकसित सभ्यता कायम हो चुका है, इसलिए वे मानते थे कि उपनिवेशों में आधुनिक विचारों का प्रसार करना यूरोपियों का ही दायित्व है। मतलब वे लोग, फ्रांसीसी लोग का कहना था कि यूरोप में जो है क्या हो चुका है, सब पढ़ लिख लिए हैं, सब समझदार हो गए हैं। इस समझदारी का, यह ज्ञान का जो बांटना है, ज्ञान को जो लोगों के पास देना है, उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवारी किसके पास है? यूरोपियों के पास ही है। इसलिए फ्रांसीसी इस चीज का दायित्व लेकर काम कर रहे थे, और इसी दायित्व को पूर्ति करने के लिए अगर उन्हें स्थानीय संस्कृतियों, धर्मों और परंपराओं को भी नष्ट करना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे भी यूरोपीय शासक इन संस्कृतियों, धर्मों और परंपराओं को पुराना व बेकार मानते थे। यूरोपीय लोग यहाँ का जो संस्कृति था, कहाँ का? वियतनाम का, वह इनको मानते थे क्या, या जो भी उपनिवेश पर का शासन कर रहे थे उस पे मानते थे कि यह बहुत पुराना है, इसको छोड़ दो। और उन्हें लगता था कि ये चीजें आधुनिक विकास को रोकती है, और ये चीजें किसको रोकती है? आज के जो विकास है उसको। देसी जनता को सभ्य बनाने के लिए शिक्षा को काफी अहम माना जाता था, लेकिन वियतनाम शिक्षा का प्रसार करने से पहले फ्रांसीसियों को एक और दुविधा हल करनी थी। दुविधा इस बात को लेकर थी कि वियतनामियों को किस हद तक या कितनी शिक्षा दी जाए। मतलब जब शिक्षा ही दिया जाएगा तो शिक्षा का भी एक हद रखा गया कि कहाँ तक दिया जाए, है ना, ताकि वो हम पर दबदबा न बनाए। फ्रांसीसियों को शिक्षित कामगारों की जरूरत तो थी, लेकिन गुलामों को पढ़ाने लिखाने से समस्या भी पैदा हो सकती थी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वियतनाम के लोग औपनिवेशिक शासन पर सवाल भी उठा सकते थे। अगर मान लो ये लोग समझदार हो जाते, पढ़ लिख लेते बहुत ज्यादा, तो ये भी सवाल उठाते कि फ्रांस हम पर क्यों शासन करेगा, हम अपना शासन खुद क्यों नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को यह भी भय था कि स्थानीय लोगों में शिक्षा के प्रसार से कहीं उनके काम धंधे और नौकरियां भी हाथ से न जाती रहे। इन लोगों में कोई शिक्षक, कोई दुकानदार तो कोई पुलिस वाला था, इसलिए ये लोग वियतनामियों को पूरी फ्रांसीसी शिक्षा देने का विरोध करते रहे कि अगर फ्रांसीसी सब शिक्षित हो जाएंगे तो हम लोगों को ये सब शिक्षा, यह सब जो नौकरी हम लोग को छोड़ना पड़ेगा, अपना देश जाना पड़ेगा लौट के, क्योंकि ये लोग अपने काम को करने लगेंगे। तब आधुनिक सोच और शिक्षा की भाषा। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रांसीसियों को एक और समस्या का सामना करना पड़ा। वियतनाम के धनी और अभिजात्य तबके के लोग चीनी संस्कृति से गहरे तौर पर प्रभावित थे। मतलब जो यहाँ वियतनाम में खूब धनी थे ये लोग, या खूब अभिजात्य तबके के जो लोग थे, सब ज्यादातर क्या थे, किससे मतलब जुड़े हुए थे, जिस संस्कृति से, तो चीन की संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। फ्रांसीसियों की सत्ता को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए इस प्रभाव को समाप्त करना जरूरी था। मतलब चीन का जो प्रभाव था यहाँ पे उसको समाप्त करना था। फलस्वरूप पहले उन्होंने परंपरागत शिक्षा व्यवस्था को सुनियोजित ढंग से तहस नहस किया। वहाँ का जो परंपरागत शिक्षा दीक्षा था, जो चीनी शिक्षा से जुड़ा हुआ था, उसको तहस नहस किया। फिर वियतनामियों के लिए फ्रांसीसी किस्म के स्कूल खोल दिए, और वियतनामियों के लिए क्या किया, फ्रांसीसी किस्म के, मतलब जैसे फ्रांस में पढ़ाई लिखा होता उस तरह से स्कूल खोल दिए गए। लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था। अब तक समाज के खाते पीते तबके के लोग चीनी भाषा का इस्तेमाल करते थे। मतलब वहाँ पे जो खाते पीते लोग अर्थात जो कुछ अमीर थे, थोड़ा काम धंधा पैसा जिनके पास था, वे लोग चीनी भाषा का इस्तेमाल करते थे, जिसे हटाना जरूरी था। लेकिन उसकी जगह लेने वाली भाषा कौन सी होगी? चीनी भाषा को हटाकर लोगों को वियतनामी भाषा पढ़ाई जाए या उन्हें फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाए। मतलब चीनी भाषा को हटाने के लिए क्या किया, वहाँ का वियतनामी भाषा को पढ़ाया गया वहाँ के लोगों को, और क्या पढ़ाया गया, फ्रांस की भाषा, मतलब फ्रांसीसी भाषा उनको पढ़ना जरूरी है। इस सवाल पर लोगों के बीच दो मत थे। कुछ नीति निर्माता मानते थे कि फ्रांसीसी भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। उन्हें लगता था कि फ्रांसीसी भाषा सीखने से वियतनाम के लोग फ्रांस की संस्कृति और सभ्यता से परिचित हो जाएंगे, और इस प्रकार यूरोपीय फ्रांस के साथ मजबूती से बंधे एक एशियाई फ्रांस की रचना करने में मदद मिलेगी। वियतनाम के शिक्षा प्राप्त लोग फ्रांसीसी भावनाओं व आदर्शों का सम्मान
करने लगेंगे, फ्रांसीसी क्रांति की श्रेष्ठता के कायल हो जाएंगे और फ्रांसीसियों के लिए लगन से काम करने लगेंगे। बहुत सारे लोग इस बात के खिलाफ थे कि पढ़ाई के लिए केवल फ्रांसीसी भाषा को ही माध्यम बनाया जाए। उनका विचार था कि अगर छोटी कक्षाओं में वियतनामी और बड़ी कक्षाओं में फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। वे तो यहाँ तक चाहते थे कि जो थोड़े से लोग फ्रांसीसी सीख लेंगे और फ्रांस की संस्कृति को अपना लेंगे, उन्हें फ्रांस की नागरिकता भी प्रदान कर दी जाएगी। मतलब यहाँ के लोग जो जनता थे, जो फ्रांस के ही लोग यहाँ पे शासक कर रहे थे, वे लोग चाहते थे कि कुछ लोग ही यहाँ फ्रांसीसी भाषा सीख पाए और वियतनामी भाषा भी सीखे, ताकि हम लोग उस पर कब्जा करके रहें, उनकी ज्ञान उतना ही दूर तक रहे। अगर ये ज्ञानी हो जाएंगे, इनके पास दिमाग आ जाएगा, तो हम इन पर ज्यादा दिन तक कब्जा नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह यहाँ वियतनामी जो फ्रांसीसी थे वो लोग ये चाह रहे थे ऐसा। लेकिन स्कूलों में दाखिल लेने की ताकत तो वियतनाम के धनी वर्ग के पास ही थी। यह देश की आबादी का एक बहुत छोटा हिस्सा था, मतलब बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति लोग नहीं थे यहाँ पे, इसलिए वही लोग यहाँ एडमिशन ले सकते थे। कहाँ पे? वियतनाम में जो फ्रांस का स्कूल खुला था। जो स्कूल में दाखिला ले पाते थे उनमें से भी बहुत थोड़े से विद्यार्थी ऐसे होते थे जो सफलतापूर्वक स्कूल की पढ़ाई पूरा कर पाते थे। मतलब जो एडमिशन भी ले पाते थे, पढ़ाई भी पूरा कर पाते बहुत कम थे। दरअसल बहुत सारे बच्चों को तो आखिरी साल की परीक्षा में जानबूझकर फेल कर दिया जाता था ताकि वे अच्छी नौकरियों के लिए योग्यता प्राप्त न कर सके। आमतौर पर इस 2/3 विद्यार्थियों को इसी तरह फेल कर दिया जाता था। 1925 में 1.7 करोड़ की आबादी में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने वाले की संख्या 400 से भी कम थी। मतलब 1,70,00,000 जहां आबादी था, वहां पढ़े लिखे व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? तो मात्र 400। सोचो कि कितना परसेंटेज था। स्कूली किताबों में फ्रांसीसियों का गुणगान किया था और औपनिवेशिक शासन को सही ठहराया जाता था। वियतनामियों को आदिम और पिछड़ा दर्शाया जाता था, जो शारीरिक श्रम तो कर सकते हैं लेकिन बौद्धिक कामों के लायक नहीं है। वे खेतों में काम तो कर सकते हैं लेकिन अपना शासन खुद नहीं चला सकते। वे माहिर नकलची तो हैं पर उनमें रचनाशीलता नहीं है। मतलब ये मानते थे ये लोग कि फ्रांसीसी लोग कि इनका गुणगान तो कर सकते हैं बहुत अच्छा ढंग से, लेकिन ये लोग अपने ऊपर शासन नहीं कर सकते हैं। दूसरा बात ये भी बताते थे कि ये लोग पिछड़ा है लेकिन ये लोग काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, श्रम कर सकते हैं, ये बौद्धिक काम के लायक लेकिन है नहीं। ये लोग खेतों में काम कर सकते हैं लेकिन अपना शासन खुद नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छे नकलची हैं लेकिन रचनाशील नहीं है। स्कूली बच्चों को पढ़ाया था कि वियतनाम में केवल फ्रांसीसी ही शांति कायम कर सकते हैं। स्कूल में पढ़ाया था किताबों में कि वियतनाम में सिर्फ शांति कौन कर सकता है? तो फ्रांस। जब से वियतनाम में फ्रांसीसी शासन की स्थापना हुई है, वियतनाम किसान डाकुओं के भय से आजाद हो गए। जब से वियतनाम में फ्रांसीसी शासन की स्थापना हुई है, तब से वियतनामी किसान जो थे, वियतनाम में जो किसान थे, वो लोग डाकुओं के भय से आजाद हो गए और चारों तरफ अमन चैन है और किसान दिल लगाकर काम सीखने की इच्छा। पश्चिमी ढंग की शिक्षा देने के लिए 1907 में टोंकिन फ्री स्कूल खोला गया था। यह शिक्षा में विज्ञान, स्वच्छता और फ्रांसीसी भाषा की कक्षाएं भी शामिल थी जो शाम में लगती थी। इस स्कूल की नजर में आधुनिक के क्या मायने थे, इससे उस समय की सोच को अच्छी तरह समझा जा सकता है। स्कूल की राय में सिर्फ विज्ञान और पश्चिमी विचारों की शिक्षा प्राप्त कर लेना ही काफी नहीं था। आधुनिक बनने के लिए वियतनामियों को पश्चिम के लोगों जैसा ही दिखना भी पड़ेगा। इसलिए यह स्कूल अपने छात्रों को पश्चिमी शैलियों को अपनाने के लिए उकसाता था। मसलन बच्चों को छोटे छोटे बाल रखने की सलाह दी जाती थी। वियतनामियों के लिए यह अपनी पहचान को पूरी तरह बदल डालने वाली बात थी। वे तो पारंपरिक रूप से लंबे ही बाल रखते थे। इस आमूल परिवर्तन का महत्व स्पष्ट करने वाला एक बाल कटाई श्लोक तक गढ़ लिया गया था। मतलब वियतनाम के लोग जो लंबे लंबे बाल रखते थे, उस चीज पर पश्चिम वाले अर्थात फ्रांसीसी लोग यह बोलते थे कि आपको मॉडर्न बनना है। इसके लिए शाम में एक क्लास रहता था जिसका नाम था टोंकिन फ्री स्कूल, है ना। इसमें उनको पश्चिम जगत के जो पाश्चात्य संस्कृति का जो बोलबाला था उस चीज को उनको सिखाया जाता था, ताकि उनके अंदर जो है यह भावना ज्यादा है कि फ्रांस अच्छा है हमारे लिए। वियतनामियों से, चीन से और भी कई देश है, उनसे हमारे लिए अच्छा कौन देश है? फ्रांस। और बाल छोटा रखने के लिए क्या रखा गया? बाएं हाथ में कंधा थामो, दाएं हाथ में कैंची,
कच 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 कपच कपच खबरदार ख्याल रखो वाहियात आदतें छोड़ दो बच्चों जैसा क्यों करते हो मुंह खोलकर बोल बेधड़क पश्चिमी तौर तरीके सीखो। मतलब ये बाल पर ऐसा बोला जा रहा है कि बाल कैसा रखा जाए, छोटे बाल रखा जाए और उस पर एक कविता रख दिया गया है। स्कूलों में विरोध के स्वर। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने इन पुस्तक और पाठ्यक्रमों का आंख मूंदकर अनुसरण नहीं किया। कहीं इनका खुलकर विरोध हुआ तो कहीं लोगों ने खामोशी से प्रतिरोध दर्ज कराया। जैसे जैसे छोटी कक्षाओं में वियतनामी शिक्षकों की संख्या बढ़ती गई, इस बात पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता गया कि उन कक्षाओं में क्या पढ़ाया जा रहा है। मतलब शिक्षक और विद्यार्थी में पुस्तक पाठ्यक्रम का जो है आंख मूंद करके अनुसरण हो रहा था, लेकिन कोई पालन इसका नहीं कर रहा था। कहीं इनका खुलकर विरोध हुआ तो कहीं कोई लोग खामोशी से प्रतिरोध दर्ज कर रहे थे। छोटी छोटी कक्षाओं में वियतनामी शिक्षक की संख्या बढ़ती गई और इस पर नियंत्रण नहीं हुआ और धीरे धीरे मुश्किल बढ़ती चली गई कि उन कक्षाओं में क्या पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे वियतनामी शिक्षक किताबों में लिखी बातों को चुपचाप बदल कर पढ़ाने लगते थे और जो उनमें छपा होता था उसमें मीन मेख निकालने लगते थे। मतलब किताब में जो छपा हुआ है उसको भी बदल कर पढ़ाते और अगर जो छपा हुआ है उसको विरोध करते हुए में कुछ न कुछ बात बोलते रहते। 1926 में साइगन नेटिव गर्ल्स स्कूल में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। विवाद तब शुरू हुआ जब एक कक्षा में अगली सीट पर बैठी वियतनामी लड़की को उठाकर पिछली कतार में जाकर बैठने के लिए कहा गया। मतलब ऐसा हुआ कि जो आगे में एक वियतनामी लड़की बैठी हुई थी कक्षा में, किस जगह पे, तो साइगन नेटिव गर्ल्स स्कूल था उसमें, ठीक है। और उसको क्यों उठाया गया? क्योंकि अगली सीट पर एक स्थानीय फ्रांसीसी लड़की को बैठना था, इसलिए उठाया गया कि उनको वहां उस बेंच पर किसको बैठना था? फ्रांसीसी लड़की जो वहां का क्या थी, रहती थी, वह लड़की को बैठना था। वियतनामी लड़की ने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। स्कूल का प्रिंसिपल एक कोलोन यानी उपनिवेशों में रहने वाला फ्रांसीसी, मतलब यहाँ वियतनाम में ही रहता था लेकिन वो था फ्रांसीसी, वह प्रिंसिपल था। उसने लड़की को स्कूल से निकाल दिया। जब दूसरे विद्यार्थी ने प्रिंसिपल के फैसले का विरोध किया तो उन्हें भी स्कूल से निकाल दिया गया। जो जो विद्यार्थी उसका विरोध किया उसको भी स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद तो यह विवाद और फैल गया, लोग खुलेआम जुलूस निकालने लगे, हालात बेकाबू होने लगा। तो सरकार ने आदेश दिया कि लड़की को दोबारा स्कूल में वापस ले लिया जाए। तब सरकार ने क्या आदेश दिया कि उस लड़की को दोबारा स्कूल में ले लिया जाए। प्रिंसिपल ने लड़की को वापस दाखिला तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह ऐलान भी कर दिया कि मैं सारे वियतनामों को पांव तले कुचल कर रख दूंगा। क्या बोला यहाँ पे कि लड़की को तो वापस दाखिला प्रिंसिपल ने ले लिया, लेकिन क्या बोला कि मैं जितने वियतनामी बच्चे हैं उन सभी को मैं पैर चले जो है कुचल दूंगा। तुम लोग मुझे वापस भिजवाना चाहते हो, अच्छी तरह गांठ बांध लो। जब तक एक भी वियतनामी कोचिन चाइना में बसने की जुर्रत करता रहेगा तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। मतलब जब तक यहाँ पे बोल रहा है कि तुम मतलब प्रिंसिपल बोल रहा है बात को कि मुझे तुम लोग वापस भिजवाना चाह रहे हो ऐसा करके, तो ये जान लो, गांठ बांध लो कि अगर जब तक वियतनाम में कोई भी कोचिन चाइना में बसने वाला अगर जब तक जरूरत करते रहेगा तब तक मैं यहाँ से कहीं इधर उधर नहीं जाने वाला हूँ। दूसरे इलाके में भी छात्र छात्राओं ने सरकार की इस चाल का जमकर विरोध किया कि वियतनामी बच्चों का सफेद पोस्ट नौकरियों के लायक योग्यता न मिले। ये विद्यार्थी देशभक्ति की भावनाओं से प्रेरित थे। उनको विश्वास था कि शिक्षितों को समाज के भले के लिए काम करना चाहिए। उनकी इसी सोच के कारण न केवल फ्रांसीसियों के साथ बल्कि स्थानीय अभिजात्य वर्ग के साथ भी उनका टकराव बढ़ने लगा, क्योंकि दोनों को ही लगता था कि इस तरह से ही उनकी हैसियत और सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। अगर ये जो बहुत अमीर वर्ग के अभिजात वर्ग के जो लोग थे यहाँ पे हुए और जो फ्रांसीसी थे हुए, इन लोगों को क्या लगता था कि ये लोग पढ़ लिख लेंगे, होशियार हो जाएंगे, इनके पास दिमाग आ जाएगा तो हम लोगों का सब कुछ क्या हो जाएगा, खतरा में पड़ जाएगा और हम लोगों को यहाँ शासन करना मुश्किल हो जाएगा। 1920 के दशक तक आते आते छात्र छात्राएं राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे। छात्र छात्राएं क्या बनाने लगे? राजनीतिक पार्टियां। और उन्हें यंग अन्नान जैसी पार्टियां बना ली थी और वे अन्नानीज स्टूडेंट यानी अन्ना के विद्यार्थी जैसे पत्रिकाएं निकालने लगे थे और एक पत्रिका भी निकालने लगे थे।
इनका नाम था अन्ना के विद्यार्थी। पाठशालाएं राजनीतिक सांस्कृतिक संघर्ष के अखाड़ों में तब्दील होने लगी। शिक्षा पर नियंत्रण के माध्यम से फ्रांसीसी वियतनाम पर अपना कब्जा और मजबूत करने की फिराक में थे। वे जनता की मूल्य मान्यताओं और तौर तरीकों और रवैयों को बदलने का प्रयास करने लगे ताकि लोग फ्रांसीसी सभ्यता को श्रेष्ठ और वियतनामियों को कमतर मानने लगे। दूसरी तरफ वियतनामी बुद्धिजीवियों को लगता था कि फ्रांसीसियों के शासन में वियतनाम न केवल अपने भूभाग पर अपना नियंत्रण खोता जा रहा है बल्कि अपनी पहचान भी गंवाता जा रहा है। मतलब जो वियतनाम में बुद्धिजीवी थे, जो धीरे धीरे पढ़ लिख कर होशियार बन गए थे, उन लोगों को लग रहा था कि फ्रांस अपने जमीन पर तो उनको कब्जा करने दिया जा रहा है, साथ साथ हम अपनी श्रेष्ठता भी खो रहे हैं। मतलब हमारा जो गुण के अनुसार हम लोग को जो श्रेष्ठ जो चीज मिलना चाहिए वो चीज नहीं मिल रहा है, हम लोग अपने ऊपर नियंत्रण भी उस सब पे खो रहे हैं। उनकी संस्कृति और मूल्यों का अपमान किया जा रहा था और लोगों में राजा प्रजा वाला भाव पैदा हो रहा था। फ्रांसीसी औपनिवेशिक शिक्षा के खिलाफ चल रहा संघर्ष उपनिवेशवाद के विरोध और स्वतंत्रता के हक में चलने वाले व्यापक संघर्ष का हिस्सा बन गया और इस तरह से धीरे धीरे वो छोटा छोटा संघर्ष धीरे धीरे बड़ा बड़ा संघर्ष का रूप लेने लगा और इस तरह से वियतनाम में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसके बाद साफ सफाई, बीमारी और रोजमर्रा प्रतिरोध आया। मतलब इन सब के बाद जब आंदोलन होना चालू हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ, अब साफ सफाई के बारे में, बीमारी और रोजमर्रा जो प्रतिरोध हो रहा था। उपनिवेशवाद के खिलाफ ऐसे राजनीतिक संघर्ष सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं चल रहे थे। मतलब जो विरोध हो रहा था सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं था, बहुत सारे दूसरे स्थानों में गुलाम जनता नाना प्रकार से अपने गुस्सों को अभिव्यक्त कर रहे थे। मतलब जो जैसे गुलाम थे, जो जहां पे जिस तरह से जिनको दिख रहा था, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र के अनुसार में वो अपना क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। हनोई पर प्लेग का हमला। आइए स्वास्थ्य और साफ सफाई का ही उदाहरण ले। जब फ्रांसीसियों ने एक आधुनिक वियतनाम की स्थापना का काम शुरू किया तो उन्होंने फैसला लिया कि वे हनोई का भी पुनर्निर्माण करेंगे। जब वियतनाम को आधुनिक बनाने लगे तो वो एक प्रण लिए थे कि हम हनोई को भी फिर से अच्छा करके रखेंगे, आधुनिक बनाएंगे। एक नए आधुनिक शहर का निर्माण करने के लिए वास्तुकला के क्षेत्र में सामने आ रहे नवीनतम विचारों और आधुनिक इंजीनियरिंग निपुणता का इस्तेमाल किया गया। 1903 में हनोई के नवनिर्मित आधुनिक भाग में विवर्णित प्लेग की महामारी फैल गई। 1903 में एक प्लेग फैल गया और बहुत सारे औपनिवेशिक देशों में इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जो कदम उठाए गए उनके कारण भारी सामाजिक तनाव पैदा हुए, परंतु हनोई की हालत तो कुछ खास ही थे। मतलब जैसे अभी तुम लोग देख रहे हो कोरोना फैल गया है, इसमें अब मान लो किसी को है तो हम उसको लगता है कि उनके पास न जाए, तो उनको लगता है कि हमारे प्रति जो है ये वक्षेप रूप में देख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। तो यह भावना जो आ रहा है, यही भावना उस समय प्लेग जब फैला था 1903 में, तो उस समय ऐसा हुआ था। तो इसमें क्या हो रहा था कि कुछ खास लोगों के साथ उन लोगों का जो व्यवहार था थोड़ा अजीब था। हनोई के आबादी वाले देश हिस्से को खूबसूरत और साफ सुथरे शहर के रूप में बनाया गया था। वहाँ चौड़ी सड़कें थी और निकासी का बढ़िया निकासी था। देसी बस्ती में ऐसी कोई आधुनिक सुविधाएं नहीं थी। पुराने शहर का सारा कचरा और गंदा पानी सीधे नदी में बहा दिया जाता था। मतलब बोल रहा है यहाँ पे बहुत सारा बहाने के लिए जो नदी नाली था वो बढ़िया बनाया गया था। पुराने शहर का सारा कचरा और गंदा पानी सीधे नदी में बहा दिया जाता था। भारी बरसात या बाढ़ के समय तो सारी गंदगी सड़कों पर ही तैरने लगती थी। असल में प्लेग की शुरुआत ही उन चीजों से हुई थी जिनको शहर के फ्रांसीसी भागों में स्वच्छ परिवेश बनाए रखने के लिए लगाया गया था, कि सारा स्वच्छ रहे उसके लिए यहाँ जो परिवेश बनाया गया था, जो चीज फैलाया गया था, उसी सब के चलते वहां पर क्या फैला था, तो प्लेग। शहर के आधुनिक भाग में लगे विशाल सीवर आधुनिकता का प्रतीक था। विशाल सीवर जो था वह था क्या, आधुनिकता का प्रतीक। यही सीवर चूहों के पनपने के लिए भी आदर्श साबित हुए और यही सीवर क्या, नाली का जो था वहीं पे चूहा आ गए। ये सीवर चूहों की निर्बाध आवाजाही के लिए भी उचित थे। इनमें चलते हुए चूहे पूरे शहर में बेखटके घूमते थे और उन्हीं पाइपों के रास्ते चूहे फ्रांसीसियों के चाक चौबंद घर में घुसने लगे। अब क्या किया जाए, मतलब हर जगह वो इधर से उधर जाने लगे क्योंकि नाला जो है बड़ा बड़ा था और उस नालों में जो है चारों जगह सीवर का जो पाइप था बना हुआ और उसी में कौन थे, जा रहे थे, चूहा। और वह चूहा से ही क्या हुआ कि फैला प्लेग।
इस घुसपैठ को रोकने के लिए 1902 में चूहों को पकड़ने की मुहिम शुरू की गई। इस काम के लिए वियतनामियों को काम पर रखा गया और उन्हें हर चूहे के बदले इनाम दिया जाने लगा। हजारों की संख्या में चूहे पकड़े जाने के लगे। उदाहरण के लिए 30 मई को 20,000 चूहे पकड़े गए। इसके बावजूद चूहे खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। वियतनामियों को चूहे के शिकार की इस मुहिम के जरिए सामूहिक सौदेबाजी का महत्व समझ में आने लगा था। जो लोग शिविर में गंदगी में घुसकर काम करते थे, उन्होंने पाया कि अगर वे एकजुट हो जाएं तो बेहतर मेहनताने के लिए सौदेबाजी कर सकते हैं। उन्होंने इस स्थिति से फायदा उठाने के एक से एक नायाब तरीका भी ढूंढ निकाले। मजदूरों को पैसा तब मिलता था जब वे यह साबित कर देते थे कि उन्होंने चूहों को पकड़कर मार डाला है। सबूत के तौर पर उन्होंने चूहे की पूंछ लाकर दिखानी पड़ती थी। इस प्रावधान का फायदा उठाते हुए मजदूर ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए चूहे को पकड़कर उसकी पूंछ तो काट लेते थे, पर चूहे को जिंदा छोड़ देते थे ताकि वे कभी खत्म न हो, और उनको पकड़ने का सिलसिला ऐसा ही चलते रहे। कुछ लोगों ने तो पैसा कमाने के लिए बाकायदा चूहे को पालना शुरू कर दिया था। मतलब पैसा कमाने के लिए, क्योंकि चूहा के बदले में उनको पैसा मिलता था, इसलिए उनको क्या होता था, ये चूहा को पूंछ को सिर्फ काट के दिखा देते थे, सबूत मांगते थे कि चूहा मारा है कि नहीं। तो ये नहीं सोच रहे थे कि ऐसा करने से प्लेग अगर फैलता है तो हम भी इस बीमारी महामारी में हम भी चपेट में आ सकते हैं। ये सिर्फ पैसा कमाने, क्योंकि गरीब थे। निर्बलों को इस प्रतिरोध का असहयोग से तंग आकर आखिरकार फ्रांसीसियों ने चूहे के बदले में पैसे देने की योजना बंद कर दी। लिहाजा ब्यूवार्डिक प्लेग खत्म नहीं हुआ, न केवल 1903 में बल्कि अगले कुछ सालों तक बीमारी पूरे इलाके में फैल गई। चूहों का आतंक की यह कहानी कई मायने में फ्रांसीसी सत्ता की सीमा और सभ्यता प्रसार के उनके निशान मिशन में निहित अंतर्विरोध का सामने ला देती है। चूहे पकड़ने वालों की हरकतों से हमें पता चलता है कि वियतनाम के लोग रोजमर्रा की जिंदगी में उपनिवेश का किस तरह से विरोध कर रहे थे। मतलब इस तरह से एक प्रकार का विरोध भी हो रहा था और इस तरह से इनको पैसा भी सुविधा हो रहा था कि अगर प्लेग फैलेगा तो ये लोग यहाँ से छोड़कर भागेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगला हम लोग आगे वाला बात अगले हफ्ता पढ़ेंगे। और इस बीच में जो तुम्हारा क्वेश्चन आंसर आ रहा है या जो तुमको प्रारूप से कुछ मिल रहा है क्वेश्चन से याद करने के लिए, इस बीच का या कुछ आगे का भी मिल रहा है, तो उसको क्या करना है, बड़े अच्छे ढंग से याद करना है। देखो समय अभी संकट का है, इस तरह से हम लोग स्कूल क्लास अभी नहीं कर पा रहे हैं, कोचिंग क्लास भी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करना होगा हम लोग को, पढ़ाई घर में ही करना होगा बड़े अच्छे ढंग से। क्योंकि जब स्कूल खुले तो यह हम लोगों के पास मुसीबत न रहे कि हमारा पढ़ाई छूटा हुआ है, हमारा पढ़ाई रुक गया है, हम अभी कमजोर हो चुके हैं, है ना। तो इस तरह से कमजोर नहीं बनना है। क्या करना है, घर में थोड़ा सा पढ़ना है मन लगाकर। अगर आप 4 घंटा पढ़ने चाहते हैं और 3 ही घंटा पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप 3 ही घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़िए, पढ़ाई छोड़िए मत। जब भी ये हिस्ट्री को आप इसका वीडियो देखेंगे उससे पहले जहां तक पढ़ाया हुआ है वहां तक आपको क्या करना है, एक बार पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद फिर वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर से इसकी वीडियो को देखने के बाद फिर से एक बार रीडिंग करेंगे। इससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि सर जी क्या पढ़ाए हैं। ठीक है, तो हम लोगों का जो पढ़ने का तरीका ये है, ये रहा तुम्हारा इतिहास। ओके, बाय।